Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. Today I am talking about all-in-one session of life process. जैव प्रक्रम की आज सारी की सारी टॉपिक को हम लोग आज देखने वाले हैं. Those students who had already missed the previous session, they could not worry. उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सारी की सारी टॉपिक्स आज हम लेके आने वाले हैं और इस टॉपिक को आप अंत तक देखेंगे. उसके बाद आप लोग आसानी से इस टॉपिक को इजी वे में समझ पाएंगे. ओके, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम. जैव प्रक्रम क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स इज मेंटेनेंस. वह प्रोसेस जिसके वजह से लिविंग थिंग्स का अनुरक्षण होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है. जैव प्रक्रम के लिए चार चीजों की आज हमारे मैट्रिक सेशन में चर्चा की गई है. वो कौन कौन सी चीज है? तो सबसे पहली जो चीज है जैव प्रक्रम में वो है पोषण. दूसरा जो चर्चा किया गया है वो है श्वसन. तीसरा चर्चा किया गया है परिवहन और चौथा चर्चा किया गया है उत्सर्जन. इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं. नाम से यह स्पष्ट है. पोषण, पोषण जिसका अर्थ होता है भोजन करना, भोजन जिससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है. श्वसन, ब्रीथिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग सांस ले पाते हैं, यानी रेस्पिरेशन. इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. इसे इंग्लिश में श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन. परिवहन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन. दैट इज ये 4 थिंग्स जो जैव प्रक्रम की स्थिति को फुलफिल कर पाते हैं. आज हम अपने सेशन में पोषण की प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे. पोषण की पूरा डिटेल आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं. पोषण से सीधा सा मतलब है कि जिस विधि द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं वो पोषण के नाम से जाना जाता है, पोषण के अंतर्गत आता है. अब चर्चा की गई है पोषण में. जब हम लोग चर्चा करें तो इस पोषण से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये पोषण की जो आवश्यकता होती है वो लिविंग थिंग्स में होती है, सजीव प्राणी में होती है. और इस लिविंग थिंग्स का जो मेड हुआ है, मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है. सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं. सेल्स को हिंदी में हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं. कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है. उसी के वजह से पूरे शरीर का सिस्टम काम करता है. ये सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू. कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं. ये सेल्स को कहते हैं कोशिका, कोशिका को कहते हैं ऊतक, ऊतकों के समूह को हम लोग अंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गन, और ऑर्गन से निर्माण होता है ऑर्गेनेल्स का, जिसे हम हिंदी में अंग तंत्र के नाम से जानते हैं. और इस ऑर्गेनेल्स से जो निर्माण होता है वही निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसे हम लोग जीव के नाम से जानते हैं. सजीव, चाहे वो जीव कोई भी हो, मनुष्य हो, मेढक हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इन सभी में ये चीज उपस्थित होते हैं. यानी उसका जो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है वो सेल को कहा जाता है. एक चीज यहां से हमें निकल के आती है, पहली पॉइंट, कि शरीर की क्रियात्मक या जीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सेल्स को कहा जाता है, यानी कोशिकाओं को कहा जाता है. कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को अंगतंत्र और अंगतंत्र के समूह को हम लोग जानते हैं जीव के नाम से जानते हैं. अब हम लोग यहाँ चर्चा किए हैं अंग तंत्र के बाद हम लोग जीव में जो जीव की चर्चा की गई है, इसमें सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करते हैं ये पोषण. तो पोषण क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. और लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 प्रकार से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. एक पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या आता है? तो वो प्राणी, यानी उसके अंतर्गत हम अगर न्यूट्रिशन की चर्चा कर लें, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये न्यूट्रिशन, पोषण, तो ये जो पोषण की प्रक्रिया है ये 2 में होती है, 2 प्रकार की होती है. क्या? तो पहले को कहते हैं स्वपोषण और दूसरे को कहते हैं परपोषण. नाम से ही स्पष्ट है, स्व जो अपना भोजन खुद बनाए और पर जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है. तो इसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं. किसे? स्वपोषण को. और परपोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, यानी परपोषण के नाम से जानते हैं. तो ये न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं, स्वपोषण और परपोषण.
अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्वपोषण के लिए। तो ध्यान रखना है कि ये जो स्वपोषण की स्थिति होती है ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। जितने भी आप ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें भोजन बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीज है आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है सनलाइट, जिसे सूर्य प्रकाश कहते हैं। दूसरी चीज है वाटर, जिसका सूत्र होता है H2O। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है एयर से इसे CO2 की प्राप्ति होनी चाहिए। और जो चौथी चीज है वो है क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित के नाम से जानते हैं। यानी सनलाइट, H2O, CO2 और क्लोरोफिल, ये 4 चीज पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए जरूरी होता है। पौधे जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, तो पौधे के भोजन बनाने की विधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश, जल, CO2 की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वह विधि प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। It means you can see that the process by which trees and plants make their food in the presence of light, CO2 and water is called photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। बहुत बार क्वेश्चन यह भी अराइज किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो समीकरण बनता है, जो इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन क्या है? तो हम लोगों ने चर्चा किया है H2O CO2 की आवश्यकता होती है। तो हम यहां देखते हैं 6 CO2 प्लस 12 H2O, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं और जल ले रहे हैं। इसके बाद एक एरो, जब यहाँ रिएक्शन होती है आपस में, तो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है? तो सनलाइट की उपस्थिति में। और चूंकि क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल पौधे की पत्ती में ऑलरेडी उपस्थित होता है। तो ये रिएक्शन फुलफिल होने के बाद जो हमारे पास बन के आता है C6H12O6। ये क्या है C6H12O6? तो यही पौधे का मुख्य भोजन है, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में जो कहें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या इसी को ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ जो पदार्थ और निर्मित होते हैं वो क्या निर्मित होते हैं? तो 6O2 प्लस 6H2O। ये एक प्रकाश संश्लेषण का फुलफिल कॉम्बिनेशन है, एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। आपसे यह पूछा जाता है कि जो पौधे का मुख्य भोजन है वह क्या है, तो आपको ये बताना है। C6H12O6 इट मींस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, इसे हम पौधे के मुख्य भोजन के नाम से जानते हैं। ये हो गया स्वपोषण की स्थिति, जिसके अंतर्गत पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक चीज इसमें ध्यान रखनी चीज है कि पौधे का जो रंग होता है वो हरा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो पौधों का रंग हरा होने का सबसे जो मुख्य कारण है वो याद रखना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित के नाम से जानते हैं। तो पर्णहरित कहाँ होता है? पौधे की पत्ती में उपस्थित होता है। तो पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा, पत्तियों का रंग हरा होता है। अब बात यह स्पष्ट हो गई कि जिस पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो हरा भी होगा, वो अपना भोजन खुद भी बनाएगा। लेकिन जिस पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं, तो उस पौधे का रंग हरा नहीं और वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। अब आप कहेंगे ऐसा भी कोई पौधा है क्या जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता? यस। वो कौन सा पौधा है? तो उस पौधे का नाम आप बड़ी आसानी से देखे भी होंगे और जानते भी होंगे, जिसे हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। मशरूम को हम लोग हिंदी में गोबर छत्ता कहते हैं। गोबर के अधिकांशतः ये पौधा डंक पे उगने वाले होते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये क्या है? इनके पास अपना भोजन नहीं होता, इसीलिए जो मशरूम को क्या बोला जाता है? परजीवी पौधा कहा जाता है। दूसरे पौधे पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाला ये पौधा जाना जाता है। तो ये
चर्चा किए हम लोग किसका, तो स्वपोषण, यानी जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उस स्थिति को हम लोग स्वपोषण के नाम से जाने। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं परपोषण के लिए। ये परपोषण की स्थिति, परपोषण की क्रिया होती कैसे है, तो ये परपोषण की क्रिया होती है जीवों में। इस परपोषण को अब बांटा गया है यहां से 3 भागों में। परपोषण को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक पहला जो है उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरे को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरे को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट मीन्स सैप्रोफिटिक को हिंदी में मृत जीवी पोषण के नाम से जानते हैं, पैरासिटिक को परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं और होलोजोइक को प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं। नाम से ही यहां स्पष्ट हो रहा है मृत जीवी पोषण, वैसे जीव जो सड़े गले मरे जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास फंगस या फंगी, कवक, उसके बाद बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये जो एग्जाम्पल है ये है मृत जीवी पौधे के, यानी मृत जीवी पोषण के। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये मृत जीवी के उदाहरण हैं। जब हम परजीवी की चर्चा करते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इसमें भी कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ एक हुक वर्म, टेप वर्म, इस प्रकार के जीव होते हैं। और परजीवी का ही एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा है, तो उसका नाम है ये गोबर छत्ता। अभी हम लोग चर्चा किए हैं। आपसे पूछा जाएगा एक परजीवी पौधा का एग्जाम्पल दीजिए, तो परजीवी पौधा का एग्जाम्पल मशरूम या गोबर छत्ता है। और यहीं अगर पूछा जाए मृत जीवी पौधे का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो यहां आपको याद रखना है कसकटा, जिसे हम लोग हिंदी में अमरबेल के नाम से जानते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये इट मींस अमरबेल, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक पौधा का एग्जांपल गोबर छत्ता, ये समझ गए। और जो तीसरी चीज है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्राणी संपोषण, यानी भोजन करने की वैसी विधि जो जिस प्रकार से मनुष्य या प्राणी भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु भी लेते हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं मनुष्य, मैन, मेढक, मनुष्य, मेढक, ये जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से मनुष्य भोजन करता है उसी प्रकार से ये करते हैं। यानी यहाँ जो हमें देखने की चीज मिल रही है, परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार, मृत जीवी, परजीवी और प्राणीसम, यानी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक प्लांट का नाम पूछा जाए तो कसकटा या अमरबेल, पैरासिटिक प्लांट का नाम पूछा जाए तो वो गोबर छत्ता, और होलोजोइक में कोई प्लांट ऐसा नहीं है जो मनुष्य के जैसे भोजन ग्रहण करता है, तो मनुष्य, मेढक, इस प्रकार के कोई भी जीव आते हैं उसके अंतर्गत चले आएंगे। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग अब चर्चा करेंगे कुछ जीव के बारे में, जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। इसमें याद दिलाते इस टॉपिक में हम चर्चा कर देंगे या किए भी थे पहले यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बारे में। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय जीव, वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। तो उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा, पैरामीशियम। ये जो अमीबा, पैरामीशियम है, इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। ये जो अमीबा है, इस अमीबा की आकृति कोई नहीं होती, इसकी निश्चित आकृति नहीं होती, यानी इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, इट मींस इरेगुलर शेप की होती है। जैसे मैंने ऐसे 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 ये बना दिया, ये क्या है, तो ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। मैंने क्या किया, ये बना दिया, ये क्या हो गया, तो ये अमीबा हो गया। अब ये अमीबा का सबसे बाहरी सतह जो होता है ना, उसे हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कूटपाद के नाम से जानते हैं।
ये क्या करता है कि इसके भोजन के लिए, ग्रहण करने के लिए, निष्कासन करने के लिए, श्वसन के लिए कोई विशेष अंग इसमें नहीं होते। तो इस वजह से ये ये जो जीव है अपने शरीर के किसी भी अंग से भोजन को ग्रहण कर पाता है। जैसे भोजन यहाँ है इसका, तो ये क्या करेगा, ये शरीर घूमते 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 यहाँ इसको घेर लेगा। घेरने के बाद ये इसके पास आ जाएंगे। पास आने के बाद ये इसके शरीर के सभी भागों में, सरफेस में चिपकते चले जाते हैं और धीरे धीरे भोजन उनके अंदर चला जाता है। तो ये है अमीबा। पूछा जाता है अमीबा का प्रचलन अंगक, जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने में मदद करता है, भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, वो क्या है? तो आप एकदम याद रखेंगे, कूटपाद, जिसे स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ये अमीबा की स्थिति। अब एक और जीव है जिसे हम पैरामीशियम के नाम से जानते हैं। इसका शरीर भी एक कोशिका का बना होता है। ये पैरामीशियम, लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो होती है रेगुलर शेप्ड की होती है। कैसी होती है? ये देखिए, ये करीब करीब क्या होता है, तो एक स्लिपरी कहने का मतलब जो हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, स्लीपर का मतलब होता है चप्पल, तो चप्पल के आकृति का इसका होता है आकार। ये क्या है? ये है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम की आकृति होती है फिक्स्ड, मतलब रेगुलर शेप्ड की आकृति होती है, और इसका जो प्रचलन अंगक होता है उसे हम लोग कहते हैं सीलिया। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पैरामीशियम का प्रचलन अंगक क्या है, तो सीलिया। और अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है, तो स्यूडोपोडिया। एक और चीज पूछी जाती है कि पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, भोजन कैसे लेता है। तो अमीबा तो भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद की मदद से ही करता है, लेकिन ये पैरामीशियम कोशिका मुख, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका मुख और इंग्लिश में साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं। मतलब पैरामीशियम अपने भोजन का जो अंतर्ग्रहण करता है वो साइटोस्टोम के द्वारा करता है। दैट्स इट। ये है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की स्थिति। ये अभी एक कोशिकीय जीव की चर्चा हम लोग की है। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है बहुकोशिकीय जीव, यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जिसका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आज जो उसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में। मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो आज हम मनुष्य की स्थिति का चर्चा करेंगे। यानी मानव आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के आहार नाल की आज हम चर्चा करेंगे। तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो करीब 8 से 10 मीटर होती है। ये याद रखना है। कहेंगे 8 से 10 मीटर कैसी होती है, मनुष्य तो 8 मीटर का होता भी नहीं है, मुश्किल से 3-4 मीटर का होता है। तो ये जो इसकी आकृति होती है ना, ये हमारे शरीर में शेप में ऐसे जैसे सांप को देखते हैं ना, स्नेक को, इस प्रकार से ये घूमी हुई होती है। ये आहार नाल है, एक नली है कि भोजन ऐसे 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 करके आती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। अब आहार नाल का सबसे पहला जो भाग है, मनुष्य के आहार नाल का सबसे पहला भाग, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है, उसे कहते हैं मुख गुहा, जिसे इंग्लिश में बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। मुख गुहा, ये हमारा मुंह, क्योंकि भोजन की जो शुरुआत होती है पचने की, ये हमारे मुख से होती है। अब इस मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 22 दांत होते हैं। दांतों की संख्या कितनी? 22। ये दांत कितने प्रकार के, तो इस मुख गुहा में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, आइए देखते हैं। पहले का नाम है इंसीजर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं करतनक। दूसरे को कहते हैं भेदक, कैनाइन। तीसरे को कहते हैं अग्रचवर्णक, यानी
प्रीमोलर, और चौथे को कहते हैं चवर्णक यानी मोलर। यानी हमारे मुख में जो 4 प्रकार की दांतें होती है वो कौन कौन होती है? इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर एंड मोलर। कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये तो हो गई दांत की स्थिति जो भोजन को चबाने में मदद करता है और पचाने में भी। मुख गुहा में जो हमारे पास दांत के अलावा जीभ भी होती है। इस जीभ में छोटी छोटी कलियां होती है, बर्ड्स जिसे कहते हैं। उसका काम है स्वाद को जज कर पाना, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा, इसकी जानकारी वो देती है। और इस मुख से ही क्या होते हैं तो लार निकलते हैं, सैलिवा, और वही लार हमारे भोजन को पाचन करने में, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इस मुख गुहा में अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुख गुहा में जो सैलिवा, जिसे लार के नाम से जानते हैं, ये सैलिवा यहां से क्या होता है, स्रावित होता है और ये भोजन को गूंथने सानने में मदद कर आगे जाने में मदद करता है। ये मुख गुहा का जो अगला भाग है उसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी। इंग्लिश में इसे फैरिंक्स के नाम से जानते हैं। अगली चीज जो है उसे कहते हैं ग्रासनली यानी ऑसोफेगस। भोजन मुख गुहा से कहा जाती है फैरिंक्स में, ग्रसनी में, ग्रसनी से कहा जाती है ग्रासनली में, ग्रासनली से भोजन कहा जाती है अमाशय में, जिसे आप स्टमक कहते हैं, पेट कहते हैं। और अमाशय के बाद भोजन कहा जाती है, वो जाती है छोटी आंत में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसके बाद जो भोजन जाती है वो कहाँ जाती है, वो बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। और यहां से भोजन का स्राव यानी बाहर निकल जाता है, तो अशुद्धियां होती हैं। तो यहां जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फैरिंक्स, ये फैरिंक्स जो ग्रसनी है, भोजन मुख में जाने के बाद जो हमारे गले के पास उतरती है, तो वहां ये फैरिंक्स 2 भागों में बट जाती है। एक पहले भाग को हम लोग कहते हैं निगल द्वार और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार को हम लोग इंग्लिश में गलेट और कंठ द्वार को इंग्लिश में ग्लॉटिस कहते हैं। तो भोजन निगल द्वार और ग्लॉटिस यानी गलेट और ग्लॉटिस। निगल द्वार में, निगल माने निगलना, तो भोजन ग्रसनी में जाने के बाद किस नली में जाती है, तो निगल द्वार में जाती है, इट मींस गलेट में जाती है। और ये कंठ द्वार में क्या जाती है, तो जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो इस कंठ द्वार में जाती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम भोजन करें और वो कंठ द्वार में ना जाकर के, मतलब कि गलेट में ना जाकर के ग्लॉटिस में चला जाए? तो इसके लिए इस दोनों के बीच में एक परत होती है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की पट्टी, कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो वो पट्टी क्या करती है, कंठ द्वार को ढक देती है और वो भोजन कहाँ चली जाती है, वो भोजन चली जाती है गलेट में, इट मींस निगल द्वार में। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच की पट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। जो तीसरी स्थिति जब जाती है भोजन, वो जाती है ग्रास नली में, एसोफेगस में। यहाँ कोई विशेष प्रकार की स्थिति नहीं होती है, वहां क्रमाकुंचन की स्थिति होती है। मतलब उसका जो सेल्स होता है वो कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, जिससे कूटने के वजह से भोजन आगे की ओर स्रावित होने में मदद होता है। तो ग्रास नली में सिर्फ और सिर्फ वो भोजन एक जगह से दूसरे जगह जाती है, सरकती है। ग्रास नली के बाद अब चर्चा कर रहे हैं स्टमक। स्टमक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाशय के नाम से जानते हैं। ये जो अमाशय है इसे हम लोग पेट कहते हैं। पेट में क्या होते हैं, तो इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। HCl के साथ इसमें स्रावित होता है म्यूकस, और म्यूकस के साथ इसमें स्रावित होता है जाइमोजिन। यानी पूछा जाए अमाशय की, जो अमाशय ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड है, उससे 3 प्रकार की चीज उत्पन्न होते हैं, HCl, म्यूकस एंड जाइमोजिन सेल्स। इन तीनों के सम्मिलित रूप के द्वारा एक रस का निर्माण होता है जिसे हम लोग
गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, यानी अमाशय रस के नाम से जानते हैं। यहाँ जो HCl है, ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के आंत में या अमाशय में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो मनुष्य के अमाशय में HCl पाई जाती है। HCl को क्या कहा जाता है? तो HCl को जीवाणुनाशक कहा जाता है। हमारे पेट में जो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसे ये HCl किल करता है, उसे मारता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होते हैं उसको सक्रिय पेप्सिन में भी बदलता है। कौन? HCl। और पेप्सिन को पेप्सिन प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके बदलता है किसमें? पेप्टोन में। ये सारी स्थिति HCl की होती है। अर्थात HCl हमारे शरीर में एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, शरीर को आगे बढ़ाने में, उसे तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। लेकिन HCl ज्यादा मात्रा में स्रावित हो, ज्यादा मात्रा में निकले तो उससे शरीर को हानि भी होती है। और ज्यादा मात्रा में शरीर एक स्वस्थ व्यक्ति के अमाशय से प्रतिदिन करीब 3 लीटर जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर होते हैं तो उस स्थिति में अमाशय यानी स्टमक की बाहरी परत पे घाव होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं, और इसे हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। यानी हम देख लिए कि स्टमक से जो निकलने वाला HCl है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ज्यादा मात्रा में निकले तो हानिकारक और लिमिट में निकले तो लाभदायक। अमाशय के बाद जो भोजन आती है वो आती है छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नाल का सबसे मुख्य भाग होता है। ये आहार नाल की लंबाई इस यहाँ जो होती है वो करीब होती है 6 मीटर, यानी मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 6 मीटर होती है, सबसे लंबा। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग पूछा जाता है क्या है, तो याद रखना है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी? तो 6 मीटर होती है। और ये छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? तो पहले को कहते हैं ग्रहणी, दूसरे को कहते हैं जेजुनम, और तीसरे को कहते हैं इलियम। ग्रहणी को ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, जेजुनम को जेजुनम ही कहते हैं, और इलियम को इलियम के नाम से जानते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो याद रखना है भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए छोटी आंत के किस भाग में, तो भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। अगली चर्चा की गई है कि ये शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तो बड़ी होती है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। फिर यहां से छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाती है? बड़ी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद बड़ी आंत भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो कौन कौन? तो एक को पहले को कहते हैं हम कोलन, और दूसरे को हम कहते हैं रेक्टम। ये रेक्टम यानी यहाँ भोजन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का भाग होता है, जिसे हम सीकम के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे CAECUM। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का भाग क्या होता है? सीकम। और यहां से भोजन कहाँ चलता है? तो भोजन और तरल अवस्था में काइम और चाइल्ड होते हुए ये भोजन पहुंचता है रेक्टम में, और यहां से भोजन एक स्थिर अस्थायी तौर पे स्थिर रहता है, जहां से समय समय पे इसका निष्कासन कर दिया जाता है। दैट्स इट। इसमें आपके पास इतने टोटल टॉपिक है। 1-2 चीज और इसमें जो छूट रहा है वो शायद याद दिला दें कि पित्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। ये पित्त कहां से स्रावित होता है? तो ये लीवर से स्रावित होता है, लीवर से निकलता है। यह भी भोजन को पचाने में मदद करता है। That's it। ये करीब करीब आपके फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के पूरे कंक्लूजन है। अब आपका काम है सिर्फ हम जो बोले हैं उस बातों पे ध्यान रखेंगे और उसी चीज को कोशिश करें
पॉज करके टाइम टू टाइम नोट भी करें। आशा है इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने जा रहे हैं, आप इसे कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।